हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम अपनी यात्रा को प्रारंभ किए थे चैप्टर नंबर 1 से, और उसी यात्रा के दौरान हम चैप्टर नंबर 6 पर आ गए हैं, जिसमें आज हम पंचायती राज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए, पंचायती राज जो चैप्टर है, जो यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पंचायती राज जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी आशंका है। तो इसलिए मैं पंचायती राज सिस्टम के जितने भी फैक्ट हैं, ठीक, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी इसमें प्रश्न हैं या जितने भी प्रश्न बने हैं, इन सबको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा जा सकता है। बड़ा का मतलब कि इसके पार्ट 2 भी हो सकते हैं, इसके पार्ट 3 भी हो सकते हैं। ये पार्ट आज हमारा पहला है और इसमें मैंने 2 पिक्चरों को शामिल किया है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, पंचायती राज सिस्टम का पार्ट नंबर 1 है। बहुत सारे तथ्यों को यहाँ पर मैंने समाहित किया है। चलिए फिर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंचायती राज सिस्टम की। ब्रिटिश काल के दौरान इसकी क्या स्थिति थी। ठीक, ब्रिटिश काल से शुरुआत करेंगे। ब्रिटिश काल के बाद हम आएंगे संविधान निर्माण पर, मींस 1947 से लगा करके 1950 तक का टाइम पीरियड देखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट, यानी कि किस प्रकार से समितियों का गठन हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद कैसे इसको संविधान में स्थान दिया गया, इस पर चर्चा करेंगे। और प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, तो सारे हम तथ्यों को लेंगे, समाहित करेंगे, ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना। ऐसा कोई हमें प्रश्न परीक्षा में ना दिखे जो कि हमारी क्लास से ना हो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामीण शासन व्यवस्था को देखते हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले आपको जैसा कि पता होगा कि यहाँ पर कृषि को नियंत्रित करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि देखिए, जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में शासन था, तो उस समय होता क्या था कि ब्रिटिशर्स किसानों से यहाँ पर लगान लेते थे। तो लगान के जो विभिन्न प्रकार के तरीके थे, तो उन्हीं तरीक़ों में धीरे धीरे विकास होता चला गया। अब लगान लेने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे, वो डायरेक्ट किसान के पास नहीं जाते थे। वो लगान को वसूलने का एक तरीका अपनाते थे। ठीक, या तो वो किसान को भूमि का स्वामी बना देते थे, उससे लगान लेते थे, या तो उन किसानों को क्या करते थे, एक ज़मींदार के हाथ में दे देते थे। यानी कि किसानों की ज़मीन की पूरी फसल उस ज़मींदार के पास जाती थी और ज़मींदार से क्या करते थे, वो लगान वसूल करते थे। या फिर क्या करते थे, एक पूरे गांव के मुखिया को, जिसको महाल कहते थे, उसको स्वामी बना देते थे और उससे वो कर की अदायगी करते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी उनके कार्यकाल में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे स्थायी बंदोबस्त से। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी। देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है 1793 से। ठीक, और किसके द्वारा की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो थी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। बहुत ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है ये। 1793 का टाइम पीरियड ध्यान रखना और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ध्यान रखना। अब इसमें था क्या, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी क्या। स्थायी बंदोबस्त देखिए व्यवस्था क्या थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में एक जमींदार होता था। उस जमींदार को क्या किया जाता था, जागीर का मालिक बना दिया जाता था। अब जब जमींदार उस जागीर का मालिक हो जाता था, उस ज़मीन का मालिक हो जाता था, तो उस ज़मीन पर या उस जागीर पर किसानों के द्वारा फसल उगवाता था और फसल को खुद के पास रखता था, अपने पास इकट्ठा करता था। और उस फसल का, सपोज़ करिए जैसे कि फसल में 11 हिस्से हुए, तो उस 11 हिस्से का जो 10/11 हिस्सा था, वो क्या करता था,
कंपनी को देना पड़ता था, यानी कि 10/11 हिस्सा कंपनी ले जाती थी और बचा कितना, 1/11 हिस्सा। अब 1/11 हिस्सा क्या होगा, इस 1/11 हिस्से को वो अपने पास रखता था, क्योंकि भाई लगान वसूली के लिए उसने जो भी व्यय किया है उसका उसको हिस्सा मिलता था, 1/11 हिस्सा, है ना। तो इस व्यवस्था को कहा गया था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और ये जो व्यवस्था थी ये बंगाल के क्षेत्र में लागू थी। तो 10 वर्ष का अनुबंध किया गया था, इसलिए भी इसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया था। तो बंगाल के जमींदारों के साथ 10 वर्षीय अनुबंध, बात समझ में आ गई। कहाँ कहाँ ये व्यवस्था थी, एक बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, ये सब भारत के उत्तर दिशा के क्षेत्र हैं, ठीक है। यानी कि उत्तरी भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हैं। केवल एक ही आपको देखने को मिल रहा होगा, कर्नाटक। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ये उत्तर भारत में लागू थी। अब इसमें क्षेत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आखिर बताइए कि किसका कितना क्षेत्र था। तो ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ये 19% के क्षेत्र पर लागू थी। कितने क्षेत्र पर, 19% के क्षेत्र पर। जैसा कि आप ये वाला एरिया देख सकते हैं, ये वाला जो हमने है कलर किया है, तो 19% का जो क्षेत्र था वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कवर किए हुए था। ओके, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैयतवाड़ी पर। ये आखिर रैयत क्या था, ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, समझते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को। देखो, रैयत का सिंपल सा अर्थ जो है वो है किसान। क्या है, किसान। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 1992 नहीं होगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये 1892 होगा। 1892 नहीं, 1792, सॉरी, ठीक है, 1792। तो अब देखिए ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक, टाइम ध्यान रखना, 1792। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में क्या होता था कि यहाँ पर जो जागीर थी, जो भूमि थी, उसका स्वामी माना गया था जमींदार को। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा यार ये बीच वाले को हम रखें ही क्यों, भाई 1/10 हिस्सा हमें ज़मींदार को देना पड़ता है, ऐसा करो इस बीच वाले को हटा दो और डायरेक्ट हम किसान से ही क्यों ना अनुबंध कर लें, किसान को ही भूमि का स्वामी बना दें और उसी से हम सीधा लगान वसूल करें। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, यहाँ पर डायरेक्ट जो भूमि का स्वामी था वो बना दिया गया किसान को, ठीक है। कि भूमि का स्वामी कौन रहेगा, भूमि का स्वामी किसान ही रहेगा, हैं। और ये जो व्यवस्था थी ये कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। याद कैसे कर सकते हैं, देखिए रैयत में रा पहले आ रहा है और रीड में रा पहले आ रहा है, इससे ध्यान रखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड, ठीक, कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो। तो इसमें हुआ क्या, किसान को ही भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। ये कहाँ कहाँ लागू थी, बम्बई, मद्रास और बिहार में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि ये बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र पर लागू थी। बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र पर। अब इसमें किस प्रकार से इसकी लगान की दर थी, तो इस लगान की दर को भी ध्यान रखना। इनकी लगान जो थी वो 1/3 थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था, 10/11 ब्रिटिशर्स ले जाते थे, 1/11 जमींदार रखता था और इसमें लगान की दर कितनी थी, 1/3, ठीक है। एक हिस्सा किसान को और 3 हिस्सा किसके, ब्रिटिश के, ठीक, ब्रिटिश सरकार के। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तृत व्यवस्था थी वो आपकी रैयतवाड़ी ही थी, ठीक। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो आपके 51% क्षेत्रफल पर फैली हुई है, ठीक है। 51% क्षेत्रफल पर कौन सी फैली हुई है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं तीसरी और अंतिम व्यवस्था की, जिसका नाम है महालवाड़ी। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना,
जो महालवाड़ी व्यवस्था थी वो एक असफल व्यवस्था थी। ठीक है, वो कैसी व्यवस्था थी? वो एक असफल व्यवस्था थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि असफल व्यवस्था कौन सी साबित हुई, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी? तो असफल व्यवस्था आपकी महालवाड़ी साबित हुई। ठीक, अब देखिए महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है एक पूरा गांव। तो यहाँ पर क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ यहाँ पर अनुबंध कर लिया गया कि गांव का मुखिया क्या करेगा, किसानों से लगान एकत्र करेगा और इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को सौंप देगा। तो इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसके जो जनक थे वो थे हॉल्ट मैकेंजी। देखिए महाल में भी माँ आ रहा है और मैकेंजी में भी माँ आ रहा है, तो इससे आप ध्यान रखना। और पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की गई थी और एक असफल व्यवस्था ये सिद्ध हुई। क्षेत्रफल ध्यान रखना, महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 35% क्षेत्रफल पर लागू थी। तो स्थायी बंदोबस्त 19% पर, रैयतवाड़ी 51% पर, महालवाड़ी 35% पर। सबसे कम कौन सा क्षेत्र है? स्थायी बंदोबस्त। सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र है? रैयतवाड़ी। ओके, तो आई थिंक अब आप ये तीनों व्यवस्थाएं समझ चुके होंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी और महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इससे भी कोई आपको प्रश्न छूट रहा है, ऐसा कोई लग रहा है जो अभी कवर नहीं हुआ इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश काल में कुछ महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियाँ थीं। अगर पेपर को कठिन किया गया तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ओके, तो चलो उन कुछ कृषि पद्धतियों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 4 प्रकार की इम्पोर्टेंट हमने कृषि पद्धतियाँ रखी हैं, उनको समझ लेना। सबसे पहली जो है वो है 3 कठिया प्रथा। कौन सी प्रथा? 3 कठिया प्रथा। ओके, दूसरी कौन सी है? दुबला हाली प्रथा। तीसरी कौन सी है? ददनी प्रथा। और चौथी कौन सी है? कमियोटी प्रथा। ठीक है, कमियोटी प्रथा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 3 कठिया प्रथा। अब देखिए 3 कठिया प्रथा क्या थी। ये सबसे पहले तो इसका क्षेत्र ध्यान रखना, चंपारण वाले क्षेत्र में ये विस्तृत थी, बिहार के चंपारण वाले क्षेत्र में। इसमें क्या होता था कि आपको, जैसे कि सपोज़ करिए आपका पूरा जो क्षेत्र है, आपका जो खेत है वो 20 बिस्वा का क्षेत्र है। जब हम आपको मेज़रमेंट पढ़ाएंगे तो ये बिस्वा और सब कुछ बताएंगे। ठीक है, 20 बिस्वा में क्या होता है? 1 बीघा होते हैं। 20 बिस्वा में क्या होता है? 1 बीघा होता है। तो ये 20 बिस्वा का मान लो आपको आपका क्षेत्र है। अब इस 20 बिस्वा में क्या करना है? जो 3 बिस्वा जो क्षेत्र होगा, ठीक, सपोज़ करिए ऐसे कि मान लो कि ये एक पूरा क्षेत्र है, इसमें हमने 20 खाने कर दिए। ठीक, ऐसे करके हमने 20 खाने बना दिए। तो एक खाना जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सपोज़ करिए कि 1 बिस्वा को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 1 बिस्वा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 बिस्वा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बीघा। तो इसमें से जो 3 अगर इसके खाने हम ले लें, यानी कि 3 बिस्वा, इस 3 बिस्वा पर आपको क्या करना है? नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, इस ये जो 3 हिस्सा है इस पर नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक, ये ज़बरदस्ती थोपी जाती थी किसानों पर, इसलिए इसको कहा गया 3 कठिया। ठीक, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर लिखा है भूमि के 3/20 हिस्से पर, भूमि के 3/20 हिस्से पर आपको क्या करना है? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात करते हैं दुबला हाली प्रथा की। देखिए दुबला हाली प्रथा क्या थी? देखिए दुबला हाली जो प्रथा थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैसे? दुबला हाली जो प्रथा थी ये क्या था? जो भूदास होते थे, अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। भूदास का मतलब क्या है? ऐसे समझिए कि मान लो कि किसी के पास, किसी किसान के पास कुछ खेती है। ठीक, अब इस खेती में क्या हुआ? उसकी जो किसी वर्ष की फसल जो है वो ख़राब हो गई।
कृषि की फसल खराब होने पर, वर्ष की फसल खराब होने पर उसने क्या किया, बाहर से लोन लिया। ठीक है, लोन लेने के बाद उस लोन को वो चुका नहीं पाया, तो वो जो किसान था उस व्यापारी के यहाँ या अंग्रेज़ के यहाँ जहाँ से उसने लोन लिया उसके यहाँ क्या करने लगा, गुलामी करने लगा, उसका दास बन गया। तो उससे बन जाता था भूदास। तो इस प्रकार से भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिक को मानने लगता था। अब ये जो भूदास होगा, ठीक है, ये जो गुलाम होगा, ये अपनी संपत्ति भी इनके नाम कर देगा और स्वयं का मालिक भी इनको कहने लगेगा। तो इस प्रकार से ये थी दुबला हाली प्रथा। इसके बाद बात करते हैं ददनी प्रथा की। इम्पॉर्टेंट प्रथा है, पूछी जा सकती है। कौन सी प्रथा? ददनी प्रथा। ये क्या थी? देखिए, ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों, शिल्पियों, उत्पादों को दी जाने वाली अग्रिम पेशगी। ऐसे समझिए, इस बात को ऐसे समझिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत से कच्चा माल अंग्रेज लेते थे और उस कच्चा माल को अपने यहाँ ले जा कर के उसको डेवलप करते थे और उसी डेवलप सामान को इंडिया में आकर के दोबारा बेचते थे, तो उससे ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, इसको धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी बोला गया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने बुक भी लिखी थी, ठीक, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से धन को भारत से ले जा कर के ब्रिटिश में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे किसी अन्य क्लास में। तो सबसे पहले हम अब तो इसमें था क्या, ब्रिटिश जो व्यापारी होते थे वो भारतीय कारीगरों से यहीं पर एक अनुबंध कर लेते थे कि आप हमारे सामान को निर्मित करेंगे, आप हमारे कपड़े को बनाएंगे, ठीक, आप हमारे उत्पादों को ही डेवलप करेंगे। तो इसी प्रथा को का और इसलिए क्या करते थे, उनको अतिरिक्त पेशगी भी देते थे, अतिरिक्त धन देते थे, ताकि आप हमारा ही सामान बनाएंगे। तो इससे क्या था, भारत के खुद के उत्पाद इतना डेवलप नहीं हो पाते थे, क्योंकि अंग्रेज उनको मोटी मोटी रकम दे देते थे, ठीक, बनाने के लिए। तो इसी को कहा गया था ददनी प्रथा। ठीक, ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों, शिल्पियों, उत्पादकों को दी जाने वाली अग्रिम पेशगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कमयौटी प्रथा पर। देखिए, कमयौटी प्रथा को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कमियाँ जाति के बारे में। तो था क्या कि एक जो कमियाँ जाति के लोग होते थे वो ब्याज की अदायगी नहीं कर पाते थे। भाई, ब्याज लिया अपनी खेती के लिए और उस ब्याज की अदायगी नहीं कर पाए, तो जिससे ब्याज लिया है उसकी क्या करते थे, वो जीवन पर्यंत सेवा करते थे। ठीक है, तो इस प्रथा को बोला गया था कमयौती प्रथा। ठीक है, देखिए, दुबला हाली प्रथा और कमयौती प्रथा दोनों लगभग सेम थी, लेकिन दुबला हाली प्रथा में जो ज़मीन होती थी वो भूदास बनी, ज़मीन का ही, मतलब ज़मीन जिसकी थी वो किसान होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पूरी जाति की बात थी। ठीक है, इसी जाति के लोग इंडिविजुअल थे। ठीक, और ये जो थे ये भूमि के मालिक भी नहीं थे। ठीक, तो इससे क्या होता था, वो जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे, मालिक की सेवा करते थे, और इसी को बोला गया था कमयौती प्रथा। और ये किस क्षेत्र में फैली हुई थी? ज़्यादातर बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, हम इस स्लाइड में किस किस पर बात करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। इस स्लाइड में हम सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासन के बारे में जानेंगे। ठीक, स्थानीय स्वशासन का क्रमिक विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास कैसे हुआ, पंचायती राज संस्थान क्या है, किस प्रकार से बने। इसके बाद हम त्रिस्तरीय मॉडल को भी समझेंगे कि ये किस प्रकार से विकसित हुआ। फिर हम जानेंगे कि भारत में कितनी लाख पंचायतें हैं, उनमें से ग्राम पंचायतें कितनी हैं, ठीक है, ब्लॉक पंचायतें कितनी हैं, जिला स्तर पर कैसे कार्य हो रहा है, इस चीज़ को हम समझेंगे। ओके, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के क्रमिक विकास की। तो यहाँ पर मैंने देखो एक इसका क्रमिक विकास दर्शाया हुआ है। ठीक,
1687 से प्रारंभ करके 1882 तक पूरा लॉर्ड रिपन तक बताया गया है कि किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1687 की। देखिए 1687 में हुआ क्या, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, सबसे पहला नगर निगम कहाँ खोला गया, मद्रास में। मद्रास म्यूनिसिपल की स्थापना होती है कब, 1687 में। किसके आदेश पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर। इसके बाद 1842 में देखिए क्या हुआ, 1842 में बंगाल अधिनियम के द्वारा, ठीक, 1842 में जो बंगाल अधिनियम आया था उसमें बंगाल में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के गठन पर विचार किया गया। ठीक, अब 1842 का जब समय व्यतीत हो गया तो इसके बाद आपको पता है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 को। अब 1857 के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएँ बनने लगीं। इस बात को भी ध्यान रखना कि शहरों के लिए नगर पालिकाएँ कब से बनने लगी, 1857 से। अब उसी के आगे जब 1870 का कार्यकाल आया तो 1870 के कार्यकाल में लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की गई, लॉर्ड मेयो के द्वारा हैं प्रारंभ की गई। अब जब 1882 का कार्यकाल आता है तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, 1882 का जब कार्यकाल आता है तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा गया, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा गया। और ये जो कार्यकाल था, कौन सा कार्यकाल, 1880 से लगा करके 1884 का, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया स्थानीय स्वशासन का जन्मकाल। तो स्थानीय स्वशासन का अगर जन्मकाल पूछा जाए तो 1880 से लगा करके 1884 तक। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करें, चलिए आगे चर्चा करते हैं। जब 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दी गई तो उसी में 1919 का कार्यकाल ध्यान रखना, 1919 का समय ध्यान रखना। 1919 के समय में हुआ क्या, जो स्थानीय स्वशासन के जो निकाय थे, यानी ये जो स्थानीय स्वशासन का विषय था, इसको राज्य को सौंप दिया गया। ठीक है, मीन्स कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई, राज्य को दे दी गई। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास कैसे हुआ। देखिए संविधान में गांधी मॉडल आधारित पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि गांधी मॉडल जो प्रावधान वो क्या है, वो पंचायती सिस्टम है, अपनाया गया। आगे क्या हुआ, आगे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक, अब क्या हुआ, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद 40 जोड़ा गया। उसमें क्या किया गया, पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। अब जैसा कि हमने बताया कि 1919 में राज्य को शक्ति दे दी गई, तो स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय कहा गया। ठीक, राज्य सूची का विषय बना दिया गया। अब देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, 1959 में हुई। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ से प्रारंभ की गई, राजस्थान के नागौर ज़िले से। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, राजस्थान के नागौर ज़िले से। इसके बाद सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में परिवर्तित किया गया। ठीक है, हस्तांतरित विषय में परिवर्तित किया गया, अर्थात कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई, राज्यों को दे दी गई, जो कि अभी हमने आपको बताया। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास कैसे हुआ। आगे बात करें, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा कैसे यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक समझना है कि ये क्या हमने डेवलप किया है, क्या हमने बनाया है। अब देखिए जो स्थानीय स्वशासन था, जो पंचायती राज सिस्टम था, उसको उसका विकास करने के लिए, सभी तक उसका विकास हो, इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई।
ठीक। और इसके जो विभाग के मंत्री थे वो बनाए गए सुरेंद्र कुमार डे। कौन बनाया गया? सुरेंद्र कुमार डे को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मंत्री बनाया गया। इस बात को भी ध्यान रखना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 से होती है। आगे बात करते हैं पंचायती राज संस्थानों की। देखिए, पंचायती राज दिवस ध्यान रखना 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 से ही इसको संविधान में जगह मिल गई थी और यहीं से ही पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में भी लागू हो गई थी। अब देखिए क्या हुआ, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में। तो 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1993 में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। ठीक, तो संवैधानिक स्थिति पंचायती राज संस्थाओं को कब प्रदान की गई है? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। अब इसमें किया क्या गया, इसमें देखिए क्या किया गया, अनुसूची 11 को जोड़ा गया और इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। और इस समय सरकार कौन सी थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसमें 29 विषय डाले गए और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारा कार्य किया गया। ठीक, अब इन सब के द्वारा 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान की गई। तो ये ध्यान रखना, पंचायती राज जो सिस्टम है वो कितने स्तर का है? 3 स्तर का। कैसे कैसे, इसको भी ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या है? जिला स्तरीय। दूसरा क्या है? प्रखंड स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय। तीसरा क्या है? ग्राम स्तरीय। तो 3 स्तर आपको बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना। ठीक, 3 स्तरीय हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू है। सबसे पहले जिला स्तरीय, इसके बाद प्रखंड या ब्लॉक स्तरीय और तीसरा है ग्राम स्तरीय। अब जान लेते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में कितने लाख पंचायतें हैं। तो 2,51,000। ठीक, 2,51,000 पंचायतें हैं, जिनमें से 2,39,000 जो हैं वो ग्राम पंचायतें हैं सबसे ज़्यादा, 6,904 ब्लॉक पंचायतें हैं और 589 जो हैं वो जिला पंचायतें हैं। बात समझ में आ गई? तो इस क्लास में हमने जो अपना स्थानीय स्वशासन है, इसका विकास कैसे हुआ, इस चीज़ पर चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो समितियां थी, जो इनके रिकमेंडेशन थे, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिर किस प्रकार से ये गांव में लागू होता है, किस प्रकार से इसमें लोगों को मतलब इसमें जो योग्यता है वो दी जाती है, महिलाओं का कितना प्रतिशत इसमें भाग होता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मतलब इसके आगे की पार्ट पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ के जो फैक्ट हैं वो अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षा के लिए ये कारगर साबित होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।